हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण हर जगह एक जैसा नहीं है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण असमान है। कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या कम है। तो इसके कुछ कारण है, इसके कुछ रीजन है, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले घटक। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जब हम किसी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं तो हम वहां पर ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रदेश में या उस पर्टिकुलर देश में कुल जनसंख्या कितनी है और उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए हम उस प्रदेश के कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से यदि हम भाग दे दे, उसको डिवाइड कर दे, तो हमको उस प्रदेश का या उस देश का या उस क्षेत्र का हमको जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व या वितरण की बात करें तो दोनों बात एक ही है और इनको प्रभावित करने वाले या जनसंख्या को निर्धारित करने वाले अनेकों भौगोलिक घटक हम देख सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है प्राकृतिक रचना, पृथ्वी की रचना। तो पृथ्वी की रचना में हम खासकर 3 बातों का समावेश करते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। तो आप देखेंगे कि हमेशा मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का केंद्रीकरण ज्यादा होगा। इसके विपरीत पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का वितरण कम होगा। जैसे कि यदि आप उदाहरण के तौर पे देखें तो भारत में गंगा का जो कछारी प्रदेश है वहां पर जनसंख्या आपको अधिक मिलेगा। उसके विपरीत हिमालय के पर्वतीय प्रदेश पर देखेंगे तो वहां पर जनसंख्या विरल है या जनसंख्या कम है। तो इस तरीके से प्राकृतिक रचना कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। नंबर 2 है कि जलवायु। अब जलवायु के अंतर्गत क्या होता है कि सारे पृथ्वी पर जो क्लाइमेट है या जलवायु है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर मनुष्य के लिए अनुकूल जलवायु की उपलब्धता है तो कहीं मनुष्य के लिए प्रतिकूल जलवायु का उपलब्धता है। तो जैसे प्रतिकूल जलवायु हम किसे कहेंगे? जहां पर अत्यंत गर्म प्रदेश है जैसे सहारा का मरुस्थल, जहां पर अत्यंत ठंडा प्रदेश है जैसे ग्रीनलैंड का भाग, टुंड्रा का भाग, टैगा का भाग, जो ध्रुवीय प्रदेशों में आते हैं जहां बर्फ हमेशा होता है। ऐसे क्षेत्र मनुष्य के लिए प्रतिकूल जलवायु प्रदान करता है और यहाँ पर जनसंख्या अत्यंत विरल होगा या जनसंख्या ना के बराबर होगा। इसके विपरीत ऐसे प्रदेश जहां पर मनुष्य के अनुकूल जलवायु है जैसे मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश, समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश, यहाँ पर जलवायु लोगों के फेवर में होता है या क्लाइमेट लोगों के फेवर में होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश। तो ऐसे प्रदेशों में क्या होगा कि जनसंख्या अधिक होगा। इसके विपरीत जहां पर जलवायु प्रतिकूल है जैसे अत्यंत गर्म प्रदेश, अत्यंत ठंडा प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या कम होगा। साथ साथ विषुवत वृत्तीय जलवायु वाले प्रदेश, क्योंकि विषुवत वृत्तीय जलवायु वाले प्रदेशों में साल भर बारिश होगा, तापमान अधिक होगा और इसलिए इन क्षेत्रों में भी क्या है कि जनसंख्या हमको कम दिखाई पड़ता है। नंबर 3 है जल के स्रोत। अब मानव के लिए जो जल है वो महत्वपूर्ण एक भौगोलिक घटक है। जहां जल की मात्रा या जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होगी वहां जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक होगा।
जैसे कि विभिन्न नदियों के कछारी प्रदेश, किनारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, इनमें हमेशा घने जनसंख्या हमको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नील नदी का कछार, भारत का किनारी प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में हमको जनसंख्या अधिक मिलता है। इसके विपरीत यदि आप देखेंगे कि मरुस्थलीय प्रदेश में, जैसे सहारा का मरुस्थल, सऊदी अरेबिया का मरुस्थल या थार के मरुस्थल, इनमें जल की उपलब्धता कम होती है या जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जल वह भौगोलिक घटक है जो मनुष्य को जीने के लिए और कृषि करने के लिए, उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। और जल जहाँ उपलब्ध, सरलता से उपलब्ध होगा, पर मनुष्य का केंद्रीयकरण अधिक होगा, जनसंख्या का केंद्रीकरण अलग होगा, अधिक होगा, और जहां पर जल कम होंगे वहां पर जनसंख्या विरल होगा। नंबर चौथा है मिट्टी, जिसको हम कहते हैं मृदा। आपको पता होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में मृदा या मिट्टी का उत्पादन क्षमता अधिक है या उपजाऊ है, काली रेगुर मृदा है, ऐसे क्षेत्रों में कृषि बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इसीलिए इन क्षेत्रों में जहां पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलता है। और यहाँ पर कृषि का कार्य बड़े पैमाने पर होता है, और कृषि का कार्य जब बड़े पैमाने पर होंगे तो यहाँ पर बड़े मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मिसिसिपी, गंगा, इरावती नदी, यांगत्से, चीन का यांगत्से नदी के कछार में जो काली मृदा पाई जाती है, और इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या होगा कि जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक होगा। और इसके विपरीत मिट्टी में उत्पादन क्षमता कम है या मिट्टी का जो उत्पादन स्तर कम है, ऐसे क्षेत्रों में हमको जनसंख्या कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मानवीय घटक के अंतर्गत कृषि। अभी आपको सबको पता है कि कृषि ही जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करता है, और जहां पर कृषि की उर्वरा शक्ति अधिक होगी, सिंचाई की सुविधा का उपलब्धता होगा, और इस प्रकार से उन क्षेत्रों में किस प्रकार के कृषि किया जाता है, एक फसल पद्धति से किया जाता है या बहुफसल पद्धति से किया जाता है, ये सब चीजें जहां पर अवेलेबल होंगे, कृषि के लिए फेवरेबल क्लाइमेट जहां पर अवेलेबल होंगे, तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य का जो केंद्रीकरण है या जनसंख्या का घनत्व है या जनसंख्या का वितरण है, हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देन कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कृषि का अधिक विकास हुआ है, वहां पर जनसंख्या हमको ज्यादा दिखाई देने को मिलेगा या ज्यादा दिखाई देने को मिलता है। नंबर दूसरा है खनिज संसाधन। आप सबको मालूम है कि संपूर्ण विश्व में जहां जहां पर सरलता से खनिज संसाधन की पर्याप्त मात्रा है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, उद्योगों का विकास होगा। और जब उद्योगों का विकास होगा तो उद्योगों को कुशल और अकुशल मजदूर की आवश्यकता होती है, और ऐसे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में लोगों का क्या होगा, केंद्रीयकरण होगा या जनसंख्या का केंद्रीयकरण होगा। और इस तरीके से ऐसे क्षेत्रों में क्या होंगे, जनसंख्या अधिक पाए जाएंगे। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, जो खनिजों की संसाधन पर्याप्त मात्रा में, और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या हमको अधिक मिलेगा। झांबिया में कटंगा खनिज पट्टा, उसी प्रकार चीन में मानचूरिया खनिज पट्टा, अमेरिका में एप्लेसियन क्षेत्र में खनिज संसाधन का उपलब्धता होने के कारण इन क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में खनिज संसाधन की उपलब्धता कम होगी, वहां पर नेचुरल है, वहां पर
प्राकृतिक रूप से भी जनसंख्या कम होगी। नेक्स्ट है यातायात के साधन। जिन क्षेत्रों में यातायात के साधन अधिक होंगे वहां पर क्या होगा कि जनसंख्या ज्यादा मिलेगा। इसके विपरीत जहां पर यातायात संसाधनों का या यातायात साधनों का, अब यातायात साधनों में हम रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग को समावेश करते हैं। तो इन तीनों का, चाहे वो रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो, इन तीनों मार्गों का, यातायात साधनों का जहां पर विकास होगा वहां पर जनसंख्या अधिक होगा। इसके विपरीत जहां पर इन मार्गों का विकास कम होगा वहां पर जनसंख्या कम होगा। आप देख सकते हैं कि जो यूरोप में बनाया गया है स्वेज नहर, और इधर अमेरिका में पनामा नहर, तो इसके कारण में भी उन क्षेत्रों में जलमार्ग के थ्रू क्या हुआ है, जो जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक हुआ है, जाकि हम अपने निर्मित वस्तुओं को इजीली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जहाँ सुविधा होगी वहां पर क्या होगा, जनसंख्या अधिक होगा, और यातायात के साधन जहां पर कम होंगे वहां जनसंख्या कम होगा। तो वो यातायात जो घटक है एक महत्वपूर्ण घटक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। नेक्स्ट जो है चौथा नंबर वो है शहरीकरण। अब शहरीकरण क्या है, छोटे गांवों का या छोटे शहरों का बड़े शहरों में परिवर्तन होना को ही हम क्या कहेंगे, शहरीकरण कहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यापार व अन्य तृतीय व्यवसाय के में वृद्धि होता है, और इन व्यवसाय के लिए जो अवसर है वो गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक होता है। शहरों में रोजगार के अवसर, अच्छे यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये क्या होगा, इनका स्तर एक अच्छा होगा। और इसीलिए जहां पर शहरीकरण बड़े मात्रा में हुआ है वहां पर आपको जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलेगा, जनसंख्या का केंद्रीकरण ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके विपरीत जहां पर शहरीकरण कम हुआ है वहां पर जनसंख्या का केंद्रीकरण कम है। तो जनसंख्या का केंद्रीकरण का एक अच्छा उदाहरण है बृहन मुंबई। हमारा जो देश का जो मुंबई एक शहर है, इसमें बड़े तेजी से शहरीकरण हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा है। नेक्स्ट है 5th नंबर, राजनीतिक नीतियां या शासन के द्वारा निर्धारित की गई नीतियां। तो शासन की नीतियां भी किसी क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सकता है। शासन किस तरीके से नीति का अवलंबन करता है, इस पर भी उस जनसंख्या का क्या होगा, वहां पर जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सरकारी नीतियों के कारण कई बड़े जनसंख्या पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान आए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के नीतियों के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में शासन या सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि वहां पर लोगों को रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा प्रदान करे, तो निश्चित है ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, जनसंख्या का केंद्रीकरण होगा। और जहां पर शासन कम ध्यान देगी लोगों को सुविधाओं उपलब्ध करने में, ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, जनसंख्या कम होगा। तो इस तरीके से संपूर्ण विश्व में हम देख पाएंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राकृतिक घटक में पृथ्वी की भूरूप या पृथ्वी कैसा बना है, पृथ्वी की संरचना कैसा है, जलवायु, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 जल का स्रोत, और नंबर 4 है वहां मिट्टी का प्रकार कैसा है। ये घटकों का समावेश होता है। जबकि मानवीय घटक के अंतर्गत कृषि, खनिज संसाधन,
यातायात साधन, शहरीकरण और शासन की जो नीतियां हैं या शासन किन नीतियों का अवलंबन करता है किसी देश में जनसंख्या को रोकने के लिए या किसी देश में जनसंख्या को स्थलांतरित होने के लिए। ये सारे बातें जनसंख्या को केंद्रीकरण करने में या जनसंख्या